आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। मिडिल ईस्ट जहां दशकों से ताकत, तेल और तनाव की राजनीति चलती रही है, अब वही इलाका एक नए नैरेटिव की तरफ बढ़ता दिख रहा है। सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में ये क्षेत्र ग्रेटर इजराइल के नाम से जाना जाएगा। हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान की क्षेत्रीय पकड़ कमजोर पड़ती नजर आ रही है। उसके प्रॉक्सी नेटवर्क दबाव में है और दूसरी तरफ इजराइल एक आक्रामक, आत्मविश्वासी शक्ति के रूप में उभर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन के बयान, कुछ धार्मिक व्याख्याएं और मौजूदा जियोपॉलिटिकल परिस्थितियां, इन सब को जोड़कर देखा जाए तो ग्रेटर इजराइल की चर्चा अब सिर्फ विचार नहीं बल्कि संभावित रणनीतिक दिशा के तौर पर सामने आ रही है। तो क्या वाकई ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा है या इसे राजनीतिक एजेंडे में बदला जा रहा है? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर विचार नीति बनता है तो पूरे क्षेत्र की सीमाएं और समीकरण बदल सकते हैं। तो ग्रेटर इजराइल का 5 साल पुराना इतिहास क्या है, और अब आपको एक दिलचस्प वाकया बताते हैं। कुछ इस्लामी विद्वानों और हदीस की भविष्यवाणियों, एस्कैटोलॉजी और एंड टाइम्स की व्याख्या करते हुए मौजूदा जियोपॉलिटिकल स्थितियों को उससे जोड़ते हैं। कुछ व्याख्याएं एक हदीस जो खैबर के दिन से संबंधित है उसका संदर्भ देते हैं, जहां यहूदियों ने मदीना के पास खैबर क्षेत्र में रहने का समझौता किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उसे तोड़ दिया। यहूदी साम्राज्य की मदीना तक वापसी की महत्वाकांक्षा को इसी संदर्भ में देखा जाता है। फरात और नील नदी का जिक्र सहीह मुस्लिम 2839 के एक हदीस में भी किया गया है। इसमें सहयान, जयहान, फरात का भी जिक्र है। यह हदीस इन नदियों के पवित्र होने का जिक्र करती है, लेकिन सीधे तौर पर यही नहीं कहती कि इन पर इजराइल का अधिकार होगा। चूंकि ग्रेटर इजराइल की अवधारणा इन नदियों नील से फरात को अपनी सीमा मानती है और इसलिए कुछ विद्वान इसका संबंध ग्रेटर इजराइल से जोड़ते हैं। दावा तो यहां तक किया जाता है कि जैसे ही ग्रेटर इजराइल पूरा होगा वो अरब से जुड़ जाएगा और फिर से ईसा मसीह का जन्म होगा और फिर से यहूदियों का पतन। धार्मिक मान्यताएं जो भी कह रही हैं, लेकिन ग्रेटर इजराइल धीरे धीरे आकार ले रहा है। और अब जबकि ग्रेटर इजराइल को धार्मिक ग्रंथ से जोड़ने का सवाल मौलाना खोकब से किया गया तो उनका बयान किसी और ही दिशा में चला गया। सुनिए। We are in historic days, days that will be written in the annals of Israel. In Operation Roaring Lion, our roar is going and intensifying. We are pummeling the Islamic regime in Tehran. We are pummeling its emissaries, Hezbollah in Lebanon. There's unprecedented coordination between Israel and the U.S. and achieved substantial achievements that are changing the reality in the West Bank, in the Middle East and beyond. These achievements are increasing the status of Israel as a superpower more than ever. Through our power in opposition to the power of our enemies, this is what is ensuring our survival. Our threats come and go, but when we become a regional superpower, and in many respects a global superpower, we have the power to push away threats and ensure our future. और अब बात उस आकार की जो अगर साकार होता तो दुनिया का नक्शा ही अलग हो जाएगा, क्योंकि मध्य पूर्व में अब ग्रेटर इजराइल की चर्चा तेज हो गई है। ये अवधारणा केवल ऐतिहासिक या धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक महत्व के कारण भी सुर्खियों में है। ग्रेटर इजराइल का अनुमानित क्षेत्रफल लगभग 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के आसपास माना जाता है और इस क्षेत्र को नील नदी और यूफ्रेटिस नदी की भी भूमिका से जोड़ा जाता है और इसे धार्मिक ग्रंथों में भी उल्लेखनीय बताया गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार-बार इस क्षेत्र की संकल्पना को वास्तविकता में बदलने की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस क्षेत्र के नियंत्रण का सपना सिर्फ इजराइल की रणनीति नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संरचना को बदल सकता है और जब तक ये योजना पूरी नहीं होती तब तक इसके आसपास के देशों में सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ सकता है। फिलिस्तीन और लेबनान में सीधी टकराहट की संभावना रहती है, जबकि जॉर्डन और सीरिया पर राजनीतिक दबाव बढ़ सकता है। मिस्र और इराक को भी क्षेत्रीय संघर्षों और जल स्रोतों के नियंत्रण को लेकर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
वैश्विक विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि ग्रेटर इजराइल का भूभाग विस्तारित होता है तो ये क्षेत्रीय शक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता को और तेज कर देगा। यह अवधारणा केवल जियोपॉलिटिकल रणनीति नहीं है, बल्कि धार्मिक विश्वासों और ऐतिहासिक दावों का भी मिश्रण है। तो आने वाले वर्षों में ये मध्य पूर्व का भू राजनीतिक नक्शा पूरी तरीके से बदल सकता है और इससे लेकर पूरी दुनिया की नजरें सतर्क बनी रही हैं। तो ईरान युद्ध के बीच ग्रेटर इजराइल की गूंज सुनाई दे रही है। फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, मिस्र, इन देशों का जिक्र हो रहा है। ग्रेटर इजराइल को धार्मिक किताबों से जोड़ा जा रहा है, तो कुरान और हदीस में इसके उल्लेख का दावा किया जा रहा है। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि खबर क्या है। ईरान युद्ध के बीच ग्रेटर इजराइल की गूंज सुनाई दे रही है, साथ ही फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, इराक, मिस्र का जो जिक्र है वो भी यहां पर हो रहा है। तो ग्रेटर इजराइल को धार्मिक किताबों से भी जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है, इसे जोड़ा जा रहा है। और ग्रेटर इजराइल का मतलब खाड़ी देशों से सीधा टकराव माना जा रहा है। कुरान और हदीस में इसके उल्लेख का दावा भी किया जा रहा है। ग्रेटर इजराइल के उल्लेख का दावा किया जा रहा है। नील नदी और यूफ्रेटस नदी के बीच के क्षेत्र को ग्रेटर इजराइल कहा जा रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ग्रेटर इजराइल का मतलब खाड़ी देशों से सीधा टकराव माना जा रहा है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की बात करते रहते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, मिडिल ईस्ट का नाम ग्रेटर इजराइल होगा। ईरान युद्ध ने पूरे मध्य पूर्व के जियोपॉलिटिकल हालात को पूरी तरीके से बदल दिया है। तो जिस इजराइल को समाप्त करने का ख्वाब ईरान देखते रहा, वो अब युद्ध में है और उसकी जो हालत तेजी से कमजोर होती नजर आ रही है। और इसीलिए जरा 3 तस्वीरों की तरफ चलते हैं। पहली तस्वीर का जिक्र अभी हमने किया और मेरे कहने का मतलब यह है कि ईरान का सूरज डूब रहा है, जिसकी वजह से इजराइल मिडिल ईस्ट का बेताज बादशाह बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो दूसरी तस्वीर की बात करते हैं इजरायली पीएम नेतन्याहू की, इसलिए लगाया है क्योंकि उन्होंने ग्रेटर इजराइल का दावा करके खलबली मचा दी है। और ऐसा नहीं कि नेतन्याहू ने पहली बार ग्रेटर इजराइल शब्द का जिक्र किया है, लेकिन ईरान युद्ध के बीच ये पहली बार हुआ जब नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल की बात की हो। नेतन्याहू को लगता है कि उनकी राह में केवल ईरान ही बाधा था और जिसकी वजह से उनका सपना पूरा नहीं हो रहा था। तीसरी तस्वीर इस्लामिक ग्रंथों की है, जिसमें ग्रेटर इजराइल का जिक्र ये केवल शब्द नहीं बल्कि धार्मिक मान्यता भी है और इस सपने को उड़ान भरने की ऊर्जा देती है। तो 3 अलग अलग तस्वीर जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था। मिडिल ईस्ट का नाम ग्रेटर इजराइल होगा। पहली तस्वीर मौजूदा जो हालात वहां पर बने हुए हैं, यानी कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसकी बात यहां पर हो रही थी। साथ ही नेतन्याहू का जो बयान सामने आया। तीसरी तस्वीर की बात कर रहे थे धार्मिक मान्यता, यानी कि मिडिल ईस्ट का नाम ग्रेटर इजराइल भी हो सकता था, इसकी धार्मिक मान्यता भी है, तो इसीलिए भी इस बात का जिक्र हो रहा था। तो ईरान के 3 प्रॉक्सी संगठन है। आगे बढ़ेंगे और अब जरा चलते हैं मौजूदा हालात की तरफ। दरअसल 28 फरवरी को हुए हमले में मारे गए ईरानी खलीफा खामेनेई ने डेथ इजराइल का सपना देखा और यहूदियों के सर्वनाश के लिए 3 प्रॉक्सी संगठन खड़े किए। इसमें फिलिस्तीन और गाजा में हमास को खड़ा किया और आज अल हदाद हमास की मुखिया है। तो लेबनान में खामेनेई ने हिजबुल्लाह को बिठाया और आज कासिम नईम संगठन चला रहा है। और इसी तरह यमन में हुती को खड़ा किया गया, जिसकी अगुवाई यूसुफ अल मदानी कर रहा है। लेकिन इन तीनों आतंकी संगठनों की कमर इजराइल ने पहले ही तोड़ रखी है, तो बाकी रही सही कमर इनके आका अली खामेनेई मारे जाने से पूरी हो चुकी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमास को मारने के बहाने इजराइल ने पूरे गाजा पर एक तरफ से कब्जा जमा लिया है। दक्षिण लेबनान पर इजराइल का कब्जा है और इसी बहाने इजराइल ने दक्षिण सीरिया पर कब्जा जमा रखा है। यानी कहा जा सकता है कि ग्रेटर इजराइल में ईरान का भी योगदान कम नहीं है, क्योंकि ईरान ना इजराइल को मिटाने का सपना देखता और ना इजराइल इतनी कामयाबी हासिल करता। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे ग्रेटर इजराइल, अनुमानित क्षेत्रफल और शामिल देश, इनके बारे में बात करते हैं। तो इजराइल की बात करें 22,000 वर्ग किलोमीटर, फिलिस्तीन तो बैंक प्लस गाजा। तो चलिए अनुमानित क्षेत्रफल और शामिल देश की बात करते हैं। ग्रेटर इजराइल की सबसे पहले बात करें। इजराइल आधुनिक सीमा 22,000 वर्ग किलोमीटर, अनुमानित क्षेत्रफल और शामिल देश की भी बात यहां पर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं फिलिस्तीन, जिसमें वेस्ट बैंक प्लस गाजा 6,000 वर्ग किलोमीटर,
इसके बाद आता है लेबनान का हिस्सा 10,000 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर आता है सीरिया के दक्षिण इलाके 50,000 वर्ग किलोमीटर। तो एक क्षेत्रफल और इसमें शामिल देश यानी कि ग्रेटर इजराइल की बात कर रहे थे, जिसकी मान्यता अलग अलग तरीकों से बताई जा रही थी, जिनका जिक्र अलग अलग तरीकों से हुआ था। तो जॉर्डन के पश्चिमी इलाके में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, तो इराक के पश्चिमी इलाके में जो अनुमानित क्षेत्रफल है वो 80,000 वर्ग किलोमीटर है। मिस्र के पूर्वी भाग यानी कि सिनाई सहित 2,00,000 वर्ग किलोमीटर, साथ ही कुल अनुमानित क्षेत्रफल है लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये बड़ा क्षेत्रफल है और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया है अनुमानित क्षेत्रफल और शामिल देश। तो चलिए आगे बढ़ेंगे 15,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बड़े देश के बारे में। जब हम कहते हैं कि 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो इसका मतलब है 15,00,000 वर्ग किलोमीटर की यहां पर बात हो रही है। तो 15,00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले बड़े देश पेरू क्षेत्रफल करीब 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पेरू क्षेत्रफल की बात हो रही है। चाड क्षेत्रफल करीब 12.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और आगे बढ़ेंगे, नाइजर क्षेत्रफल करीब 12.7 लाख वर्ग किलोमीटर। और चलिए आगे चलते हैं, अंगोला क्षेत्रफल की बात करते हैं, करीब 12.4 लाख वर्ग किलोमीटर की यहां पर बात हो रही है। और आगे बढ़ेंगे, मंगोलिया क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, करीब 15.6 लाख वर्ग किलोमीटर की बात यहां पर हो रही है मंगोलिया क्षेत्रफल की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब जरा चलते हैं ग्रेटर इजराइल की तरफ। इजरायली राष्ट्रवादी या जायोनिस्ट आंदोलनों के ग्रेटर इजराइल के दावे समय, काल और विभिन्न समर्थक समूहों की तरफ से किए जाते रहे हैं। ये दावे श्रम जायोनिस्ट, संशोधनवादी जायोनिस्ट या धार्मिक जायोनिस्ट समूहों के आधार पर भिन्न भिन्न रहे हैं। ग्रेटर इजराइल शब्द के दो अलग अलग प्राथमिक उपयोग हैं। एक जो गोलान हाइट्स, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल राज्य के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त क्षेत्र को संदर्भित करता है, और दूसरी परिभाषा नील नदी से यूफ्रेटिस तक फैले बहुत बड़े क्षेत्र को बताता है। हालांकि ग्रेटर इजराइल एक विवादास्पद वैचारिक नक्शा है जो बाइबल के प्रॉमिस लैंड का हवाला देते हुए दरियाए नील को जो मिस्र से होकर गुजरती है और दरियाए फरात जो इराक से होकर गुजरती है, यहां तक एक क्षेत्र का दावा ग्रेटर इजराइल में किया जाता है। और इस नक्शे में फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब। तो चलिए ग्रेटर इजराइल की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात की, अब आपको समझाते हैं सबसे ऊपर तुर्की। और ग्रेटर इजराइल में कौन कौन से जो क्षेत्र है वो इंक्लूड हो रहे हैं, कितने वर्ग मीटर के साथ इंक्लूड हो रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। यूफ्रेटिस नदी, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, नील नदी, लेबनान, इजराइल, तुर्की। तो ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, मैप के जरिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये मौजूदा मध्य वर्ग के देशों की संप्रभुता को चुनौती देता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया ग्रेटर इजराइल की यहां पर बात हो रही थी कि कौन कौन से जो इलाके हैं वो कितने क्षेत्रफल के साथ इस पूरे ग्रेटर इजराइल को बनाते हैं। तो चलिए ग्रेटर इजराइल, और ये रेड मार्क यहां पर पूरा हो रहा है, जिसमें नीचे सऊदी अरब, बीच में ग्रेटर इजराइल, और इसमें तमाम वो जो देश हैं क्षेत्रफल के साथ आते हैं उसकी यहां पर बात हो रही है। आधा हिस्सा यहां पर इराक का है, सीरिया को ये टच कर रहा है, इजिप्ट यहां से साइड में पड़ रहा है, और ये पूरा जो रेड मार्किंग है ये इसे ग्रेटर इजराइल बनाता है। यानी कि 15,00,000 वर्ग किलोमीटर जो इसका क्षेत्रफल है उसमें ये ग्रेटर इजराइल आता है, और इसमें तमाम जो देश हैं उसके बारे में भी आपको इससे पहले ग्राफिक्स के साथ आपको समझाया कि कितने क्षेत्रफल के साथ में कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ग्रेटर इजराइल की नींव